अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब वालेकुम अस्सलाम। के और उम्मीद है कि आप लोग वालेकुम अस्सलाम सर। प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो है आप लोगों के साथ बट नज़र नहीं आता। एनीवे, अभी तक हमने जो सेशंस कवर किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने दरमियान में ज्वाइन किया है और कुछ स्टूडेंट्स शुरू से हमारे साथ हैं। पहले हमने साइकोलॉजिस्ट से स्टार्ट लिया था और हमने साइकोलॉजिस्ट के सब सेक्शन से उनको कवर किया। फिर हमारा जीटीओ का बैच स्टार्ट हुआ। जीटीओ के बैच में भी अभी जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल में इन सब ने जीटीओ के बैच से स्टार्ट लिया है। उसमें हमने ग्रुप डिस्कशन को डिस्कस किया, जीटीओ के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, जीटीओ की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया और उसके बाद हमने इंडिविजुअल लेक्चर्स लिए। सेपरेट लेक्चर्स थे जिसमें ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर 8, मिलिट्री प्लानिंग, कमांड टास्क और उसके बाद अभी आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, इसके साथ हमने जीटीओ का इंटरव्यू भी डिस्कस किया था लिटिल बिट। ठीक है, तो अब ये जितने भी सेशंस हमने इसमें कवर की जीटीओ के, इसमें मैक्सिमम जीटीओ का जो सेक्शंस हैं वो कवर हो जाते हैं और इसमें आपको परेशानी कोई होनी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात की जाए, अगर बात की जाए स्मॉल टास्क की, तो वो सब अगर कमांड टास्क आपको समझ आ गई है तो फिर बाकी टास्क भी सेम ऐसे ही होते हैं। सिर्फ ये है कि उसमें आप जो है मिल के टीम वर्क में काम करते हैं। ठीक है, तो पूरी आपको आइडिया हो गया होगा। हम डिस्कस करते हैं, फाइनल हमारा सेशन होगा इंडिविजुअल टास्क के ऊपर और फिर हम उसके बाद दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट लेंगे। शायद दरमियान में हम एक मैथ की क्लास रखें, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास हो, शायद एक हमारा सेशन इंटरव्यू के ऊपर भी हो और उसके बाद हम लोग साइकोलॉजिस्ट का दोबारा स्टार्ट लेंगे और हम जीरो से सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। जो स्टूडेंट्स लेट जिन्होंने ज्वाइन किया उनके सेशंस वहाँ से साइकोलॉजिस्ट का पार्ट कवर हो जाएगा और जिनके सेशंस कंप्लीट हो गए हैं वो अगर चाहें तो क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सजेशन है कि वो प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। यह है कि आप डेली कुछ ना कुछ करके भेजा करें, लिख के भेजा करें। अच्छा जी, चलें। आज का हमारा सेशन जो इंडिविजुअल टास्क हैं, ये मैं इसको सारे के सारे जो 9 के 9 ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, उन टास्क को डिस्कस करूंगा। और उसमें अब गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए टास्क उसमें कम होते हैं ऑफ कोर्स, 5 से 6 होते हैं आई थिंक सो। तो उसमें एटलीस्ट वो भी कवर हो जाएंगे बिकॉज इसी में से गर्ल्स के भी होते हैं, थोड़ी सी उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन होते इसी तरह के हैं टास्क आपके भी। तो आपके लिए जस्ट आइडिया देने के लिए, आज अभी हमारे साथ समन हमारे साथ हैं। आई थिंक समन जो ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। ठीक है, उनका मेन इंटरव्यू होता है और वो ही सब कुछ होता है, इसलिए आपने उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने वेबसाइट खोली हुई है, इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं सारे के सारे टास्क की, तो मैं इसको आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूँ, साथ साथ चीज़ों को बताता भी जाता हूँ कि क्या होता है। अच्छा जी, जो आपका इंडिविजुअल ग्रुप टास्क हैं ये जीटीयू आपसे करवाएगा और ये जीटीयू के एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। इसमें आप अपने जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी के दरमियान आपको कॉल आ जाती है, आपको कहा जाता है कि आप के ऑब्स्टिकल्स हैं, आप जा सकते हैं ऑब्स्टिकल के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन बच्चे जा रहे होते हैं और ये रैंडम होता है, इसमें ये नहीं है कि आपकी कब बारी है, आप अगर जाना चाहें तो आपकी बारी आ सकती है, ऐसा नहीं है। एक तरतीब बनी होती है, आपने उस तरतीब पर ही जाना होता है। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये है कि जब आप जाएंगे, आप एक ग्राउंड है पूरे का पूरा, उसमें आपको पहले जीटीयू थोड़ा सा ब्रीफिंग देगा आपको चीज़ों के बारे में और फिर आपको कहेगा कि आपने एक स्पॉट बना होता है पूरे ग्राउंड के दरमियान में, जिस तरह ये सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट, ये स्क्रीन में आपको ये पूरा समझे कि ग्राउंड है। ठीक है, एक ग्राउंड है, इसके दरमियान में यहाँ पे ना वाइट चूने से या पेंट से उन्होंने निशान लगाया होता है, सर्कल किया होता है। दैट मीन्स कि आपने इधर जाके खड़े हो जाना। ठीक है, आप यहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट ऑब्स्टिकल्स हैं, 9 के 9 ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी
लेफ्ट राइट हर जगह पे, ठीक है। और वो सारी ऑब्स्टिकल्स रैंडमली प्लेस की गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी से या फिर कोई एक तरतीब होगी ऑलरेडी डिफाइंड, कोई डिफाइंड तरतीब नहीं है। रैंडमली सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स लगी होंगी कॉर्नर्स पे ग्राउंड के, और आप दरमियान में खड़े हैं। अब यहाँ पे जब आप खड़े होंगे तो जीटीयू आपको कहेगा कि आप वहाँ पे जाके एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्स्टिकल किस जगह पे। आपको टाइम दिया जाता है 30 सेकंड्स टू 1 मिनट, ठीक है। आप दरमियान में जाएं, आप बेशक दरमियान में स्पॉट पे खड़े होके चारों तरफ घूम के सारे ऑब्स्टिकल्स को देख लें कि कौन सा ऑब्स्टिकल कहाँ पे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइम। ये वाला टाइम आपने लॉजिकल माइंड में रख के, अपनी कैपेसिटी देख के, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको देख के आपने देखना है कि कौन सा टास्क कहाँ पे है और मैंने किस नंबर पे उसको परफॉर्म करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टास्क को कौन से नंबर पे करना है। और फिर सिर्फ यही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टास्क को करूँगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ताकि आप एक तरतीब बना सकें। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट लिया एक टास्क से, वो टास्क आसान था, आपने फ़ौरन से कर लिया। दूसरा टास्क किया, वो भी आसान था। तीसरा किया, वो भी आसान था। चौथा टास्क अब जब मुश्किल आएगा ना, तो आप 4 टास्क कर चुके हैं तो आपका थोड़ा सा स्टेमिना जो है वो लूज़ हो जाएगा। मतलब आप थक चुके हैं, थोड़ा सा भाग रहे हैं, तो इस भागने के चक्कर में आपका थोड़ा सा जो है स्टेमिना कम हो गया, अब कम रह गया। तो आप इस केस में जब मुश्किल टास्क आएगा तो फिर चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी आपके लिए, और वो अच्छी खासी आपकी एनर्जी लेगा। और फिर उसके बाद एक दो मुश्किल टास्क और भी हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब एनर्जी डाउन होगी, जब मुश्किल टास्क की बारी आएगी तो आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपने बड़ी ही एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है कि मैं किस टास्क को पहले परफॉर्म करूँगा और किसको दूसरे पे करूँगा। अच्छा, इसमें आपने ये भी नहीं करना कि ये टास्क पहले यहाँ पे था ऑब्स्टिकल जिसकी मैंने रेड निशान लगाया, फिर उसके बाद आप क्रॉस मार के इस पे आ जाएं, फिर ऊपर चले जाएं, फिर क्रॉस मार के पीछे आ जाएं। जिस साइड से आपने स्टार्ट कर लिया ना, उस साइड से अब आपने या एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। यानी कि आपने अगर स्टार्ट किया है इस स्पॉट से, ठीक है, और आप ऊपर की तरफ चल पड़े हैं, तो अब आप तरतीब से चलेंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और उसके बाद आपको ये पसंद आ गया, आप इधर चले गए, फिर आपको ये पसंद आ गया, इधर चले गए, फिर पीछे आ गए, यहाँ पे ये पसंद आ गया। इस तरह आपने जिग-जैग बनाने की कोशिश की है, तो ये नहीं चलेगा। आपने वहाँ पे जो अपनी चॉइस है उसमें किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी चीज़ें ना नहीं लेके आनी जिससे लगे कि यार ये तो आसान के पीछे भागता है। ऐसी भी ना लगे कि आप सिर्फ मुश्किल कर रहे हो, क्योंकि मुश्किल के पीछे नंबर्स होते हैं। जितना मुश्किल होगा उसके नंबर उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर आप मुश्किल की तरफ जाएंगे और उसको ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स कि आप नंबर के पीछे भाग रहे हैं, आप मटीरियलिस्टिक हैं। जी, इमरान कह रहे हैं कि मुझे मेरी आवाज़ कम आ रही है। ऐसे ही है, सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है। जी, सबको कम आ रही है, कायनात को कम नहीं आ रही, बाकी सबको कम आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप नज़दीक रखिए, मैं लैपटॉप, होपफुली की चीज़ें आप बेहतर होगी होंगी। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्स्टिकल्स। तो ऑब्स्टिकल के अंदर आपने चॉइस जो आपकी है वो बड़ी मैटर करती है कि आपने पहले किस नंबर पे चूज़ किया, किसको चूज़ किया, और उसके बाद किसकी बारी थी, फिर किसकी थी, फिर किसकी थी, फिर किसकी थी, और फिर किसकी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें सजेशन मेरी हमेशा ये होती है कि आप स्टार्ट जो है मुश्किल वाले से लें। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका स्टेमिना कम होता जाएगा, फिर जो मुश्किल वाला होता है वो सॉल्व भी नहीं होता। तो जो मुश्किल वाला है, जो सबसे मुश्किल है, वो शुरू में ही सॉल्व हो सकता है। और मुश्किल 3 हैं एक्चुअली, ठीक है। 3 मुश्किल हैं, बल्कि 2 आप समझ लें कि 2 मेन हैं जिनमें ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, जिनमें अगर आप थके हों तो वो कंप्लीट नहीं होते। वो 2 मेन हैं। उन 2 को आपने ऐसी तरतीब बनानी है कि जो पहला जब मुश्किल वाला करेंगे जो, तो दूसरे वाला जो मुश्किल है वो उससे 1 ऑब्स्टिकल या 2 ऑब्स्टिकल के बाद आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका पहला जो टफ है ऑब्स्टिकल वो यहाँ पे है, और दूसरा टफ ऑब्स्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सामने सिर्फ 6 बने हुए हैं ना, वहाँ पे 9 बने होंगे, ठीक है। वहाँ पे शायद इधर भी एक हो, शायद इधर भी एक हो, ठीक है, और शायद इधर भी एक हो। अब इस केस में ये जो मुश्किल वाला है ये तो बहुत दूर है, ठीक है।
तीसरा यहाँ पे मुश्किल वाला आ गया। तो अब आपने प्लान किया कि मैंने कैसे लेके चलना है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ से अगर स्टार्ट लेंगे तो साथ ये वाला भी मुश्किल सेकंड पे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे से आएंगे और इसको कवर करेंगे और फिर इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये पहले आ जाएगा, 2 हर्डल्स के बाद ये फौरन आ जाएगा, ऊपर वाला 3 हर्डल्स के बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने किस तरह चीज़ों को कवर करना है। अच्छा, अब इसमें जो मज़ीद चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करता चलता हूँ, जो जनरल चीज़ें हैं इसमें दो से तीन चीज़ें हैं। डिटर्मिनेशन आपकी बहुत काउंट होती है। डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है? डिटर्मिनेशन से मुराद है आपने एक टास्क परफॉर्म किया, वो आपसे नहीं हुआ, ठीक है, आपसे फाउल हो गया है। मैं आगे फाउल को भी एक्सप्लेन करूंगा कि फाउल किसको कहते हैं इन टास्क के अंदर। आपसे फाउल हो गया, नहीं हुआ, तो आपने रिपीट करना है उस टास्क को। फिर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर रिपीट करना है। दिस इज नोन एज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन आपने लाजमी शो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपसे टास्क नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ा और आगे आसान वाले पे चले गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने चीज़ों को थोड़ा सा अपनी सीरियस लेके चलना है और शो करना है कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाऊँ वो करके जाता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने 3 दफ़ा किया है और तीनों दफ़ा आपसे नहीं हुआ। अब अगर आप स्टार्ट में हैं, स्टार्ट से मुराद ये है कि आपने सिर्फ 2 से 3 ऑब्स्टिकल ही किए हैं और उसके बाद फंस गए, आपसे नहीं हो पा रहा है अगली ऑब्स्टिकल, उसमें 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आपका टाइम ज़ाया हो रहा है और आपकी एक्चुअल ऑब्स्टिकल सिर्फ 3 कवर हुई हैं। अब आप उसको छोड़ के आगे जा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपके जो मैक्सिमम टास्क हैं वो रहते हैं। लेकिन अगर आप 7वें 8वें नंबर पे हैं ना, छठे 7वें 8वें पे, और आपसे टास्क नहीं हो रहा, तो फिर उसको आपने फुल ट्राई देनी है। आप उसको बेशक चौथी अटेम्प्ट दें, फिर बीच में जीटीओ जो है इंटरप्ट करेगा। जीटीओ हमेशा जब आपसे ऑब्स्टिकल नहीं होता ऑब्स्टिकल, तो वो आपको कहता है कि जेंटलमैन ये आपसे नहीं हो रहा, आप अगले वाले पे चले जाएं। तो जीटीओ सिर्फ यही चेक कर रहा होता है हाउ डिटरमिन्ड दिस पर्सन इज। तो आपने उस टाइम पे थोड़ी सी डिटर्मिनेशन शो करनी है, जीटीओ को भी नाराज नहीं करना और अपनी डिटर्मिनेशन में शो करनी है। हाउ यू कैन सिंपली से सर लेट मी गिव वन मोर अटेम्प्ट, इंशाल्लाह आई विल डू दिस इन दिस अटेम्प्ट। अगर फिर नहीं हुआ तो जीटीओ ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अगले पे चले जाएं, तो फिर चले जाएं। इट शोज कि आप अभी भी हिम्मत नहीं हारे। जीटीओ ने कहा है, लेकिन आपने कहा मुझे एक और अटेम्प्ट करने दे, हिम्मत आपने नहीं हारी और फिर आप आगे अगले पे वो अटेम्प्ट किए, नहीं हुआ फिर भी, फिर अगले पे गए। दिस इज डिटर्मिनेशन। फिर ये है कि आपने करेज भी शो करना है, ठीक है, बहादुरी भी शो करनी है। गिर गए कहीं से, उसके बाद भाई साहब दोबारा आप खड़े ही ना हो, उस वाले पे जाए ही ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी बहादुरी भी शो करनी है। बिकॉज बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो डराने वाले होते हैं थोड़े से, मैं बताता हूँ किस वजह से आगे। चलें जी, ये पहला आपके सामने आ गया लॉन्ग जंप, वेरी इजी। ये गर्ल्स के लिए होता है, ये गर्ल्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप इजी है। इसमें सिंपल आपने पीछे से भाग के आना है, दरमियान में एक खड्डा होगा और अच्छा खासा गहरा खड्डा होगा, उसमें शायद बारिश हुई तो पानी भी खड़ा होगा, और उसके ऊपर जो स्टार्ट है यहाँ पे एक फटा पड़ा होगा, ठीक है, और एक एंड पे फटा पड़ा होगा, ठीक है। आपने इस वाले फट्टे से, या फटा ना भी पड़ा हो, इससे जंप मारना है तो अगले फट्टे के ऊपर जाके पार करना है। दैट इज योर लॉन्ग जंप। ये अगर आप दरमियान में गिर गए, ठीक है, आप नहीं जा सके, दरमियान में डिच में गिर गए, या फिर आपने पाँव रखा, पाँव स्लिप होके वापस गिर गए हैं खड्डे में, तो इट इज नोन एज फाउल, आपको दोबारा अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने इसको भाग के करना है और डिच की तरफ नहीं देखना। ये डिच थोड़ी सी गहरी होती है, इसकी तरफ देखेंगे तो आप डरेंगे। अदरवाइज इट इज ओनली लाइक 6 फीट 4 फीट, ठीक है। तो ये बहुत इजीली कवर हो जाती है। अगर आप थोड़े बहुत भी मतलब रनिंग करने वाले हैं ना, तो ये बहुत इजी कवर हो जाता है। और लड़कियों के लिए अलग इसका डिस्टेंस होता है, इसकी विड्थ होती है, और लड़कों के लिए अलग होती है, इसलिए लड़कियां परेशान हो, ठीक है, उनके लिए भी मतलब कम होती है, तो मुश्किल नहीं। ये लॉन्ग जंप आ गया और ये इजी जंप्स में काउंट होता है, इजी ऑब्स्टिकल में काउंट होता है। ये माइंड में रखिएगा, मैं साथ साथ आपको इनकी डिफिकल्टी लेवल बताता जाता हूँ। देन देयर इज हाई जंप, दिस इज आल्सो एन इजी टास्क, ये इजी में काउंट होता है। आपने इसको बेशक, अगर ये देखें, ये जो लॉन्ग जंप है ना, ये आप 5वें 6ठे पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह हाई जंप है, ये भी 5वें 6ठे 7वें पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हाई जंप पे सिंपली आपने वो दरमियान में उन्होंने फटा लगाया होता है, 2 पोल होते हैं, पोल के दरमियान उन्होंने या तो डंडा रखा होगा, या काना रखा होगा, तीली रखी होगी, या फिर धागा रखा होगा। तो आपने सिर्फ उसको क्रॉस करना है। वो इसलिए रखा होता है ताकि कोई इसके साथ लग के गिरे नहीं, क्योंकि अगर ये फिक्स हो ना, तो मोटी चीज़ हो, फिक्स हो, तो ये आपका पाँव उसके साथ फंस जाए तो आपका मुंह नीचे लगता है, इंजर्ड करता है, इंजर करता है। तो इस केस के अंदर ये इन्होंने ऊपर उसका सिर्फ सिंपल सा रखा होता है, आपने पीछे से भाग के आना है और इसको आपने
शफल करके अपनी लेग्स इसको आपने जंप लगा के पार करना, तो ये भी इजी में काउंट होता है। देन देयर इज बॉक्सिंग रिंग, इधर लिखा है मल्टीपल अप डाउन ऑब्स्टिकल, इसको मल्टीपल अप डाउन भी कह सकते हैं, इसको बॉक्सिंग रिंग कहते हैं क्योंकि ये बॉक्सिंग रिंग की तरह होता है। और ये डबल रिंग है बॉक्सिंग का, 2 रिंग्स बने हुए हैं। देखिए ना आप अगर बॉक्सिंग रिंग को अगर देखते हैं या रेसलिंग का जो रिंग होता है तो जिसके अंदर प्लेयर आके खेलते हैं, तो ये उस तरह के डबल रिंग है। इसमें सिंपल आपने पीछे से भाग के आना है, पहले वाले के ऊपर से जंप लगानी है, और इसकी हाइट बहुत कम होती है, जितनी हाइट हाई जंप की थी ना ये उससे भी कम होगी, ठीक है। यानी कि आप खड़े खड़े भी इसके ऊपर से छलांग मार सकते हैं, लेकिन खड़े खड़े नहीं मारनी। पीछे से भाग के आएंगे, ए के ऊपर जंप लगाएंगे, बी के नीचे से जाएंगे, ठीक है, और सी के फिर ऊपर से जंप लगाएंगे। इसमें होता ही है कि जब आप बी के नीचे से जा रहे होते हैं ना, तो आपकी कमर ऊपर टच कर जाती है रोप, रोप को आपका कोई भी बॉडी का पार्ट या पोल को टच करता गया, इट इज फाउल। जब भी फाउल होगा पिछले स्टेप पे आएंगे, यानी कि सी क्रॉस कर रहे थे, फाउल हो गया तो बी से दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ए से फाउल हुआ है तो फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, बी पे फाउल हुआ है तो ए से वापस आके बी क्रॉस करेंगे, ठीक हो गया। ये इसके फाउल का वही, ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें सी जो है ना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि आप पीछे से तो भाग के आके ए क्रॉस कर जाते हैं और बी के नीचे से भी गुजर जाते हैं। जब बी के नीचे से गुजरते हैं ना तो बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, तो आप पीछे से भाग के नहीं आ सकते, इस वजह से स्टेमिना नहीं बना सकते, यानी कि मोमेंटम नहीं बना सकते। वो मोमेंटम नहीं बनाने की वजह से अक्सर जंप नहीं लगता। आपने इस तरह करना है कि आप सीधा आए, आप क्रॉस करें, अगर आपसे क्रॉस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि स्पेस कम है यहाँ से यहाँ के दरमियान, तो आप थोड़ा सा डायगोनल भी खड़े हो सकते हैं, आप बी के कॉर्नर पे चले जाएं लेकिन उसको टच ना करें, और इस तरह इस कॉर्नर से जंप मारें, इस तरह थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और आपका जो मोमेंटम है वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे नीचे से निकल के खड़े हों, उस कॉर्नर पे जाएं, थोड़ा सा वहां से भाग के आके इस कॉर्नर से जंप मारने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है आपका जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा, और उसमें आपके चांसेस हैं कि आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए अब आगे टायर। ये जो तीसरा था बॉक्सिंग रिंग, ये भी आप किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, छठे पे भी हो जाएगा, सातवें पे भी हो जाएगा, आठवें पे भी हो जाएगा। इतना नीचे बताने का मकसद ये है कि इसमें कम स्टेमिना चाहिए, आप थके भी होंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा ये है जी हैंगिंग टायर इसको कहते हैं, और हैंगिंग टायर ये इसी तरह लटका होगा, ये लड़कियों के होते हैं जी, ये मैं आपको बता दूं, ये बॉक्सिंग रिंग भी और ये हैंगिंग टायर भी ये लड़कियों के भी होते हैं। ये इसी तरह टायर लटका होगा और आपने इसके अंदर से गुजर के जाना है। अब इसके अंदर से गुजरने के 2 तरीके हैं, एक तो पीछे से भाग के आए, अगर आप एथलीट हैं पीछे से भाग के आए दोनों और छलांग मारें, सर अंदर इसके घुसाएं और क्रॉस कर जाएं, ठीक है, जिस तरह सर्कस के अंदर होता है। लेकिन वो अगर आप एथलीट हैं तो कर सकते हैं, अगर एथलीट नहीं है तो आपने इस पीछे से भाग के आना है, थोड़ा सा पीछे से, ज्यादा दूर से नहीं। इसको जितना हाइट से पकड़ सकते हैं इसको पकड़ें, हाइट से दोनों हाथों से भाग के आके जंप लगाया, जंप लगा के इसको हाइट से पकड़ लिया। हाइट से पकड़ने के बाद आपने फौरन से अपने जो आप टांगे आपकी उठी हुई हैं बिकॉज आपने जंप मारा है, तो जंप दोनों टांगों को इसके अंदर डाल दें, ठीक है, इस टायर के अंदर डाल दें। जैसे ही दोनों टायरों को टांगों को टायर के अंदर डालेंगे आराम से चली जाएंगी, रीजन कि आपने ऊपर से उसको पकड़ा हुआ है, रोप को पकड़ा हुआ है, इसलिए आप अपनी टांगे उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं जंप लगा के, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी टांगे चली गई, अब आहिस्ता आहिस्ता टांगों को पुश करके आगे की तरफ निकलने की कोशिश करें, अपनी बैक को निकालें, कमर निकलेगी आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर से आपने उस रोप को फिर भी पकड़ा हुआ है, जैसे जैसे आपकी बॉडी नीचे से अंदर जा रही है आपका हाथ थोड़ा थोड़ा नीचे आता जा रहा है, क्योंकि आप स्पेस कम होती जा रही है तो हाथ नीचे आ रहा है, ठीक है, हाथ नीचे आता जाएगा। एट द एंड आपका हाथ इस टायर के ऊपर आ जाएगा, जब आप ज्यादा बाहर निकल जाएंगे ना सिर्फ सर रह जाएगा, तो टायर जो आप दोनों हाथ हैं आपने उन्होंने वो टायर के ऊपर आ जाएंगे और आपका सिर्फ सर रह जाएगा, और आपकी जो बॉडी है वो इस तरह लंबी हो जाएगी, ठीक है। दोनों टांगे इस तरह नीचे की तरफ झुक जाएंगी ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स तो वो जमीन पे लगी होंगी, और जो बॉडी है उसकी बैक टायर के अंदर फंसी होगी और सर अभी टायर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप आराम से सर निकालें और आखिर में हाथ आपके दोनों बाहर निकलेंगे, ठीक है, हाथ आखिर में निकलेंगे। दिस इज द वे यू कैन कंट्रोल दिस टायर। अच्छा अब ये टायर अगर हिल रहा हो ना, अक्सर हवा की वजह से हिल रहा होता है, तो आपने पहले इसको आके खड़ा करना है। अगर ये हिल रहा हुआ तो आप इसको कभी भी क्रॉस नहीं, पीछे से भाग के आएंगे इसने हिलना शुरू कर देना है, आप ऊपर से पकड़ेंगे ये टेढ़ा हो जाएगा, आप इसमें से अपनी टांग गुजार ही नहीं सकेंगे, टांग इसको सीधा करते पहले इसको आपने सीधा करना है, देखना है कि अगर नहीं हिल रहा इसको स्ट्रेट करें अपने बॉडी के साथ 90 के एंगल के साथ या पैरेलल इसको खड़ा करें, ताकि ये बिल्कुल जो इसका होल है वो आपकी चेस्ट की तरफ हो, ठीक है, कि
कि बिल्कुल सीधा हो जाए, फिर पीछे से भाग के आके आपने इसमें से निकलना है। तो ये भी टास्क ऐसा है कि ये 5वें छठे पे होगा। इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है बिकॉज आपने ऊपर से हाथ को पकड़ना होता है, हाथ से पकड़ना होता है, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। देन दिस इज जिगजैग। जिगजैग है जी, और ये इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है। आप इसको 5वें छठे 7वें पे या चौथे 5वें पे भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हाइट फोबिया होता है, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं। जो लोग डरते हैं हाइट से उनके लिए इसमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये फट्टा जो है ना जिसके ऊपर ये बंदा भाग रहा है, ये इतना चौड़ा नहीं होता, ये पतला होता है, ठीक है। तो इसमें अक्सर आपके ना जो टांगे हैं, अगर आप दीवार है ना, फॉर जस्ट लाइक वॉल, आप किसी दीवार के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। गांव में अक्सर आप करते होंगे एक्टिविटी, भी बच्चे भी करते हैं, दीवारों के ऊपर बच्चे चल रहे होते हैं। तो अगर आप दीवार के ऊपर चलना जानते हैं ना, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा आपने रनिंग करके जाना है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी अगर नी नॉकिंग भी है ना, आपके घुटने आपस में लगते हैं, तो अगर घुटने आपस में लगे तो आप बार बार नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये पहला वाला फट्टा थोड़ा सा नीचे होगा, इस पर इजीली आप जंप करके चढ़ जाते हैं, फिर भागते हुए आगे जाते हैं, फिर इसकी ऊंचाई आती है, फिर निचाई आती है, फिर इसकी ऊंचाई आती है, और एंड पे आपने नीचे जंप मारना है। इसके दो तरीके हैं, एंड पे आके बैठ के भी जंप मार सकते हैं, और भागते भागते भी आप जंप मार सकते हैं। आगे रेत होती है, पूरे ISSB में जितने ऑब्स्टिकल है उनके नीचे रेत है, अगर आप गिरेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इसलिए जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी गिरेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको zigzag बता दिया। देन ये है जी हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज इज सो इजी इफ यू नो हाउ टू क्रॉस इट, ठीक है। अगर आपको पता है कि इसको क्रॉस कैसे करना है, तो ये जस्ट लाइक एन एप्पल, ठीक है, बिल्कुल आराम सुकून से ये क्रॉस हो जाएगा। उसकी ट्रिक ये है कि आपने एक पाँव रखना है सिर्फ, पीछे से भाग के आना है। जिस तरह डिच बनी हुई थी ना स्टार्ट में, जो इस खड्डे के ऊपर से आपने जंप मारा है, सेम इसी तरह डिच बनी होगी, खड्डा बना होगा, उसके ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज हैंग कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आपने सिर्फ पीछे से आना है, और ये हिलना नहीं चाहिए, इसको भी रुका होना चाहिए। अगर ये हिल रहा हुआ तो ये आपको बहुत बुरा गिराएगा, इसको रुका होना चाहिए। आपने पीछे से भाग के आना है, आपने सिर्फ एक पाँव रखना है, एक पाँव रखना है, और फिर जंप करके आगे की तरफ निकल जाना है। अगर आप इस पे दो पाँव रखेंगे तो बहुत बुरा गिरेंगे, ठीक है। इस पे एक पाँव रखना है, जैसे ही आप एक पाँव रखेंगे ना, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। ऑफ कोर्स आपने देखा है कि इंसान जमीन को पीछे की तरफ खींचता है तब इंसान आगे चलता है। तो जब आप इस पे एक पाँव रख के आगे की तरफ आप भाग रहे हैं ना, आपने इसके ऊपर एक पाँव रखा और आगे जा रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। जैसे ये पीछे की तरफ मूव करेगा, आपने फौरन से अपना पाँव उठा के बाहर जंप मार देना। इसका इतना लेंथ नहीं होती, ठीक है। मतलब आपने देखा कि आपने वो जो ऊपर वाली डिश थी वो विदाउट एनी सपोर्ट आपने पूरी की पूरी क्रॉस कर ली जंप करके। इसमें तो इजी है, इसमें तो आपने दरमियान में पाँव भी रखना है, तो ये उस डिच का भी आधा हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये दरमियान में आपने पाँव रखना है, दरमियान में पाँव रखा फौरन से और आगे जंप करके। और इसमें साइड पे पाँव नहीं रखना, यानी कि इस फट्टे के इस कॉर्नर पे भी पाँव नहीं रखना और इस कॉर्नर पे भी पाँव नहीं रखना, लेफ्ट राइट बिल्कुल मिडल में पाँव होगा। साइड में भी पाँव हुआ तो ये फट्टा साइड की तरफ टिल्ट करेगा, आपको गिराएगा। बिल्कुल दरमियान में पाँव रखें और आराम से भागते हुए क्रॉस करें। आप बेशक जॉगिंग करते करते भी इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन भागते हुए करेंगे तो ज़रा जल्दी पार हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा, और दूसरा ये आपसे हिलेगा नहीं। तो ये ऐसा है कि ये आप इसके डिफिकल्टी लेवल नामे पे भी करना चाहें तो ये हो जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हैं ना तो फिर भी ये हो जाएगा, इसकी डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं। अच्छा, अब ये आगे जो मेजर टास्क हैं जिनके डिफिकल्टी लेवल्स हाई हैं, ये ऐसा टास्क है टार्जन स्विंग, जो आपको पहले या दूसरे या तीसरे पे लाजमी करना है, अदरवाइज ये बाद में नहीं होगा। अगर आप एथलीट हैं दैट इज समथिंग एल्स। नॉर्मल बंदों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बंदों के लिए ये दरमियान में करना बहुत मुश्किल है, या एंड पे करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको थोड़ा सा भी सांस चढ़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो फिर आपका हाथ आपके काम नहीं आएगा, आपकी टांगे भी आपके काम नहीं आएंगी इसमें, क्योंकि अच्छी खासी एनर्जी चाहिए। आपने आप ये इसी तरह सीढ़ियाँ बनी होती हैं साइड पे, जिस तरह ये बनी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ियाँ बनी होंगी, आपने भाग के आना है और इस फट्टे के ऊपर चढ़ जाना है। जैसे ही फट्टे के ऊपर चढ़ेंगे, एक बंदा असिस्टेंट खड़ा होगा, वो आके आपको ये रोप पकड़ाएगा। आपने ये रोप पकड़ लिया और उसके बाद आपने जंप करना है। ये रोप जंप करने का टेक्निक ये है कि आपने जितना इसको ऊपर से पकड़ना चाहे ना, जितना ऊंचा, उतना ही इजी आप फ्लो में आगे जाएंगे। अगर इसको नीचे से पकड़ेंगे तो आपकी टांगे नीचे लग जाएंगी, और ज़मीन पे टांगे लग जाएंगी तो फिर आपकी बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी, आप दोबारा वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका कोई मोमेंटम ही नहीं बनेगा जब दरमियान में आप रगड़े गए हैं और आपके फ्रिक्शन पैदा होगी।
तो आपने इसको जितना ऊंचा पकड़ेंगे उतना जमीन पे लगने के चांसेस कम है। दूसरा, जमीन से लगने के लिए बचने के लिए आप अपनी टांगे फोल्ड करेंगे। जैसे ही जंप मारा ना, उसके बाद अपनी टांगे ऊपर की तरफ फोल्ड करनी ताकि जमीन पे ना लगे। अगर आपने टांगे फोल्ड कर ली और इसको मैक्सिमम हाइट से पकड़ा तो ये बहुत सुकून के साथ आपको बी पॉइंट तक ले जाएगा। और इसमें पार होने का या क्लियर करने का सिर्फ एक हल है कि आपने फट्टे के ऊपर पाँव रखा, बी के ऊपर एक रखा या दो रखे, आपकी मर्जी है। उसके बाद आगे जंप करना है, इस साइड पे जंप करना है। अगर आप वापस इस साइड पे जंप करके आपका टास्क फेल हो जाएगा। आपने आगे की तरफ जंप करना है। दिस इज नोन एज टार्जन स्विंग और ये बहुत इजी है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आपने माइंड में रखनी है कि बहुत जोर से पकड़ना है, रस्से को बहुत जोर से पकड़ना है। अगर आपने रस्से को ढीला पकड़ा और छलांग मार दी, ठीक है, छलांग मार दी, आपका हाथ, क्योंकि बॉडी आप सारे का सारा वजन हाथों पे आ गया, तो हाथों के नीचे की तरफ बॉडी खींचेगी और हाथ स्लिप होगा। हाथ स्लिप होता क्या आपका, तो आपके हाथ पे इतना बुरी चोट लगेगी कि वो सारा आपका मांस छिल जाएगा और आपसे अगले पे टास्क नहीं होंगे और आगे बहुत सारे काम है वो भी नहीं होंगे। इसलिए पक्का पकड़ेंगे फिर कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपने पक्का हाथ से पकड़ना है। और इसको पकड़ने का, ऊंचा पकड़ने का तरीका ये है कि जिस तरह इस बंदे ने किया हुआ है ना, राइट, जस्ट लाइक दिस पर्सन हैज डन, क्या राइट, जो भी आपका हाथ स्ट्रांग है उस हाथ के साथ आपने इसको पकड़ लिया टॉप से, एक हाथ से। फिर जब आप जंप मारने लगेंगे ना, तो जो दूसरा हाथ है उसको जंप मारते वक्त उसको मजीद ऊपर से पकड़ लें दूसरे हाथ से, ठीक है। एक हाथ आपने पकड़ा हुआ है रस्से को, ठीक है। जब जंप मारने लगे हैं तो नीचे वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले आए, क्योंकि अभी नीचे वाला हाथ फ्री है। पहले तो जंप मारने से पहले नीचे वाला हाथ फ्री है, आपने सिर्फ ऊपर वाले से रस्सा पकड़ा हुआ है, ठीक है। जब रस्से को पकड़ा हुआ है, जब जंप मारने लगे हैं तो कोशिश करें कि जंप मारते हुए आपका एम हो कि जो मेरा फ्री हाथ है ना, उस हाथ से मैंने रस्से को मजीद ऊपर से पकड़ना, ठीक है। मजीद ऊपर से पकड़ेंगे और पक्का पकड़ेंगे तो सारा एक हाथ के ऊपर वजन आ जाएगा टॉप वाले के। और अब इसके बाद आप नीचे वाले हाथ को बेशक मूव करके अगले वाले के करीब भी ला सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपका हाथ स्ट्रांग है तो आप नीचे वाले को बेशक थोड़ा और ऊपर ले जाएं। अगर हाथ स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर वाले से ही पक्का पकड़े रखें, नीचे वाले से नीचे वाली पार्ट पक्का पकड़े रखें, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टार्जन स्विंग। ये आपसे दूसरे तीसरे पे या पहले पे करना जरूरी है। देन ये है जी मंकी ब्रिज। अब मंकी ब्रिज एक्चुअली इसकी डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है, लेकिन इससे लड़के डरते हैं क्योंकि इसकी बहुत हाइट होती है, ठीक है। इसमें आपने सिंपल सीढ़ियों से चढ़ना, आप सीढ़ियों से चढ़ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। सीढ़ियों से चढ़ के आपने यहाँ पे आए, ठीक है, इस स्पॉट पे आए, इससे मजीद ऊपर चले गए, ठीक है, और मजीद ऊपर चले गए। कोशिश करें जितना ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाके आप जब आपके पाँव इस लेवल पे आ गए, नीचे वाले रोप के लेवल पे आपके पाँव दोनों आ गए, तो आपने ऊपर वाले रस्से को दोनों हाथों से पकड़ना है। इस ऊपर वाले रस्से को दोनों हाथों से पकड़ा और नीचे वाले रस्सों पे अपने पाँव रख लिए, ठीक है। अब ये इनका रस्से बहुत जरा अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बड़े मेंटेन्ड होते हैं, तो ये हिलते जुलते नहीं है इतना। तो इसमें आपको ऐसे लगेगा आप नॉर्मल किसी जगह पे खड़े हो। अगर आपने ऊपर वाले हाथों को पक्का पकड़ा हुआ है और नीचे वाले पाँव को रखा हुआ है प्रॉपर फिक्स, तो ये आपको बिल्कुल इजीली मसला नहीं करेंगे। उसके बाद आपने साइड वेज में चलते हुए, स्ट्रेट नहीं चलना, साइड वेज में, यानी कि पहले राइट लेग आगे करेंगे, फिर पीछे वाली उसके साथ मिला देंगे, फिर राइट लेग आगे करेंगे, फिर पीछे वाले साथ मिला देंगे, ऊपर से हाथ भी साइड वेज में आगे आगे चलाते जाएंगे। इस तरह आपने इसको क्रॉस करना। और क्रॉस करने के लिए आपने एक लेग इधर जो है इस स्पॉट पे आके एक रोप बंधा होगा और उस रोप को ना नीचे से गिरा लगी होगी यहाँ पे, ये जो रेड स्पॉट है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि एक लेग आपने क्रॉस करनी है, इस रोप को, जो दरमियान में रोप है ना, इसको आपने क्रॉस लाजमी करना है एक लेग के साथ। अगर आप क्रॉस करने से पहले ही नीचे उतर गए तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। आपने एक लेग के साथ क्रॉस किया है, दोनों के साथ क्रॉस किया, आपकी मर्जी है। फिर आप बैठ गए, ठीक है। बैठना कैसे है आपने देखा ना, दोनों हाथों से ऊपर से भी पकड़ा हुआ है, नीचे से भी पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है ना। आपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और नीचे से आपने टांगे रखी हुई है। आपने उसके बाद इस रोप को पकड़ लिया दोनों हाथों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हुए और प्रॉपर इस जगह पे जहाँ पे टांगे रखी हुई आप बैठ गए। बैठने के बाद आपने रोप को नीचे से पकड़ा, आपकी टांगे भी ऊपर ही हैं, लेकिन एक हाथ से आपने रोप को नीचे से पकड़ा। नीचे से पकड़ के आप उसके बाद आप अपनी टांगों को बेशक छोड़ दें, नीचे की तरफ लटका दें। और ये जो स्पॉट है ना जिसको मैंने बताया कि यहाँ पे गिरा लगी होगी, इस गिरा को क्रॉस करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हैं हाथों के बल पे और इसको क्रॉस करके आप छलांग मारेंगे। आप डायरेक्ट पकड़ पकड़ के भी नीचे आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने छलांग मारनी है ना, तो ये जो गिरा लगी होगी, इस गिरा को
के साथ नीचे तक आएंगे, फिर आप छलांग मार सकते हैं, तब आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो ये एनर्जी नहीं लेता टास्क, लेकिन ये इसकी हाइट फोबिया होता है और ये टास्क थोड़ा सा बड़ा भी शो हो रहा होता है, तो इसको भी आप कोशिश करें शुरू में करनी। सर स्टार्टिंग स्विंग में बी पे पाँव रखने के बजाय ऊपर से जंप किया जाए तो फाउल तो नहीं होगा? फाउल नहीं, आप जंप नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ही कोई बड़े टार्जन स्विंगर है ना, तो फिर तो शायद आप जंप लगा लें, अदरवाइज इट इज सो डेंजरस टू जंप। आप जंप मार रहे हो इसी फ्लो में, आपकी कमर पीछे लग जाए फट्टे के साथ, तो आपकी तो सत्यानाश हो जाएगी, सर लग जाए। क्योंकि आपका देखे ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरह का एक बना हुआ है ना मोमेंटम, ठीक है, आप इस तरफ से जा रहे हो और यूं ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप यहाँ से जंप मारते हो इस फट्टे की तरफ, ठीक है, और खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी हुई भी है, बिकॉज वो इसी फ्लो में नीचे गिरेगी, तो आपका सर पीछे नीचे लग गया फट्टे पे, तो आपकी तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जंप मैं सजेस्ट नहीं करता, आपको जंप नहीं मारना चाहिए, आपने सिर्फ पाँव रख के आगे जाना, ठीक है। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टास्क आ गया जी, और इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज रोप क्लाइंबिंग। ये सबसे मुश्किल टास्क है एनर्जी वाइज, इस पे अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, इसको हमेशा कोशिश करें पहले पे करने की। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आपने इसको पहले पे टच नहीं करना, नहीं तो आपका स्टार्ट ही बहुत बुरा हो जाएगा। पहली अटेम्प्ट की वो भी नहीं हो रहा, दूसरी की नहीं वो भी नहीं हो रहा, तीसरी की वो भी नहीं हो रहा, एनर्जी भी सारी वेस्ट कर दी और शुरू में सारे फेल हो गए। तो आपने इसको बड़ा सोच समझ के हाथ लगाना है। इफ़ यू कैन डू इट देन आप इसको पहले पे करें, इफ़ यू कैन नॉट डू इट फिर आप इसको 5 या 6 पे रखें, ठीक है, ताकि एटलीस्ट कुछ टास्क तो कवर हो ना। तो ये माइंड में रखिएगा। चलें जी, ये टास्क है जी, पोल है, एक पोल के ऊपर से रोप नीचे लटक रहा है, आपने उस पोल से चढ़ना है, सॉरी रोप से चढ़ना है, और रोप से चढ़ के दूसरी साइड से नीचे उतर जाना है। इसकी आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस आपको इस ग्रिप की चाहिए, ये जो साइड में नजर आ रही है ये ग्रिप, ये ग्रिप अगर आपको बनाना आती है ना, जो ये पाँव से बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दिस टास्क इज बच्चा भी कर सकता है, इतना में ईजी हो जाता है। लेकिन ये ग्रिप बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, किसी रोप के ऊपर आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज अगर आपकी ये ग्रिप बन जाती है ना पाँव की, फिर ऐसे ही होगा जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में वजन नहीं आएगा, आपको आप पाँव से ही उसकी गिरप बना लेंगे पाँव के ऊपर, और आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, इवन विद वन हैंड भी आप खड़े हो सकते हैं, इतना ये कंफर्टेबल होती है। तो ये ग्रिप बनाना सीखें, इसकी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप उस पर लिखेंगे रोप क्लाइंबिंग ग्रिप्स, ठीक है, विद फीट, तो आपको प्रॉपर ग्रिप बनाना सिखाएगा और ऊपर चढ़ने की टेक्निक्स भी बताएगा। तो मेरे हाथ पास भी शायद पड़ी हो, यूट्यूब पे पड़ी है, खुद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जी। अभी तक के कोई ये 99 ऑब्स्टिकल्स है, मैंने इनका सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी का सवाल है तो वी हैव 4 मिनट्स इंशाल्लाह। जी, किसी का कोई सवाल? मंकी ब्रिज में लेग क्रॉस की बात नहीं की मैंने, साइड वेज में चलने की बात की। मंकी ब्रिज में साइड वेज में चलना है, आप इस तरह आपने ऊपर से पकड़ा हुआ है ना, आपका फेस अब जो है मेरी तरफ, समझे कि आपका फेस आपकी तरफ है, ठीक है, और आप साइड पे चलेंगे, यानी कि कैसे साइड पे चलेंगे, पहले अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरे हाथ को पीछे से उसके साथ मिलाएंगे, नीचे से टांग आगे करेंगे और दूसरी टांग फिर उसके साथ मिलाएंगे, फिर आगे चले, हाथ थोड़ा सा और आगे किया, इधर से फिर दूसरा हाथ आगे किया, नीचे से टांग आगे की, और फिर, ठीक है। नीचे आना हो उस वक्त की बात कर रहे हैं, नीचे आना हो तो आपने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे से पकड़ना शुरू किया, और नीचे बैठ के इस जो रोप है इसके ऊपर आप बैठ गए, आपने ऊपर से रोप को पकड़ा हुआ और नीचे बैठ गए। बैठने के बाद आपने नीचे अब छलांग मारनी है, छलांग भी मारनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टांगों को यहाँ से मतलब इसकी सपोर्ट से हटाना है, तो आप रोप को थोड़ा और नीचे से पकड़ेंगे और फिर दोनों टांगों को छोड़ दें। अब आपकी टांगें लटक गई हैं, आप इस रोप के सहारे लटक रहे हो, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लटकते आ रहे हो, जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया, ये जो घेरा बनी हुई है, उसके बाद आप जंप भी मार सकते हो और आप नीचे लटक के भी आ सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है। सर गर्ल्स का भी मंकी जंप होता है, मंकी जंप कौन सा है? अच्छा, गर्ल्स के लिए ना तो ये है
गर्ल्स के लिए ये सारे मुश्किल टास्क नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं है, और ऊपर जो मैंने बताया था टार्जन स्विंग, ये भी नहीं है। चलें जी, आई थिंक नो मोर क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेशन था जीटीओ का ये कंप्लीट हो गया है, और मैं कोशिश करूँगा वीडियोस के जो लेक्चर हैं एज सून एज पॉसिबल अपडेट कर दूँ, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज अपलोड करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ऑब्स्टिकल का एरिया कितना होता है? पूरा ग्राउंड होता है भाई, अच्छा खासा एरिया होता है। 500 मीटर, हाँ इतना होगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो ये 9 ऑब्स्टिकल्स है ना, आप इसके बाद रिपीट भी कर सकते हैं। वहाँ पे 14-14 भी लोग कर लेते हैं जो एथलीट होते हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं 14-14 भी कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने 9 की ना, 9 करने के बाद जो सबसे ईजी है उसको वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। कल मैकेनिकल होके उसको देख लेते हैं कल। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा। अस्सलाम।